नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारत की राजनीति इस समय एक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। भारत की राजनीति में मेटामॉर्फोसिस हो रही है, कायांतरण हो रहा है उसका। अभी तक हम देख रहे थे आज़ादी के बाद से देश की राजनीति जाति, धर्म, मजहब की पहचान के आधार पर चल रही थी। जाति और धर्म, मजहब की पहचान के आधार पर इसकी अस्मिता की राजनीति में जो आगे निकल जाए, जो ज़्यादा इसमें आगे बढ़ जाए, वो सत्ता में आता था। 2014 से ये बदलना शुरू हुआ है। वैसे ये याद रखिए कि भारत में जातीय जो जहर है वो अंग्रेज़ों का बोया हुआ है। अंग्रेज़ों से पहले जाति का इस तरह का जहर नहीं था, बल्कि जाति व्यवस्था उस आज जिस रूप में है उस रूप में थी ही नहीं। उस समय वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण बने थे व्यवसाय के आधार पर, प्रोफेशन के आधार पर, यानी आर्थिक आधार पर। उनकी पहचान आर्थिक थी। इसलिए हर गांव अपने आप में इकोनॉमिक्स की दृष्टि से देखिए तो सेल्फ सफिशिएंट होता था। वहाँ हर व्यवसाय के लोग मिलते थे। जो नहीं होते थे उनको लाकर बसाया जाता था। ये हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का स्वरूप था, ये हमारे समाज का स्वरूप था। इसको धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने बदला, क्योंकि उनको सनातन धर्म को ख़त्म करना था। उसमें जहर बोना था। उनको सनातन धर्म के खिलाफ एक बड़ा नैरेटिव खड़ा करना था, एक बड़ा वर्ग खड़ा करना था। पहले उन्होंने जाति का जहर बोया, फिर उसके बाद सांप्रदायिकता का जहर बोया, मुसलमानों का तुष्टीकरण। उसको कांग्रेस ने जस का तस जो है अपना लिया आज़ादी के बाद। आरक्षण की व्यवस्था आर्थिक आधार पर होने की बजाय जाति के आधार पर हुई। सारे नेता दुहाई देते रहे कि जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब आप आरक्षण की व्यवस्था, नौकरी आरक्षण की व्यवस्था जाति के आधार पर करेंगे, सारे फैसले सरकार के जाति के आधार पर होंगे, राजनीतिक दलों के फैसले जाति के आधार पर होंगे, तो राजनीति जाति के आधार पर कैसे नहीं चलेगी। वही चल रहा है, लगातार चल रहा था। आप देखिए, स्वतंत्रता का आंदोलन राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ा गया, जाति के मुद्दे पर या धर्म मजहब के मुद्दे पर नहीं लड़ा गया। वो पहला आंदोलन था। और आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद, दो बड़े आंदोलन, राष्ट्रव्यापी आंदोलन देश में हुए। पहला हुआ लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जेपी मूवमेंट। ये मूवमेंट किसी जाति को लेकर या किसी जाति को आगे करके या किसी धर्म मजहब को आगे करके नहीं था, ये आर्थिक आधार पर था। ये छात्रों की समस्या और भ्रष्टाचार की उससे बड़ी समस्या जो थी उससे लड़ाई के लिए था, और संवैधानिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए था। दूसरा जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ देश में, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हुआ, अयोध्या का आंदोलन। वो भी किसी धर्म, मजहब या जाति के आधार पर नहीं हुआ। देश की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको, उसके पुनर्निर्माण के लिए, उसको फिर से पाने के लिए, उस रास्ते पर चलने के लिए वो आंदोलन था कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, सदियों की, हजारों साल की, उसको फिर से स्थापित किया जाए, उसके लिए आंदोलन था। वो किसी मजहब के खिलाफ या किसी धर्म के पक्ष में नहीं था। हालांकि उसको पूरी कोशिश की गई बनाने की, एक धर्म के पक्ष में और एक मजहब के खिलाफ, लेकिन लोगों ने उसको उस रूप में देखा नहीं। और उसका नतीजा ये हुआ कि भाजपा विरोधी जितनी ताकतें थीं, संघ परिवार विरोधी ताकतें थीं, उन सब ने मुस्लिम तुष्टीकरण का अपना जो रवैया था, अपनी जो नीति थी, उसको और तेज़ कर दिया और बढ़ा दिया। उनको लगा कि इसी से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को रोका जा सकता है। आज आप देखिए 2026 में हम जहाँ खड़े हैं, पता चलता है कि उनका वो सारा प्रयास विफल हो गया। ये क्या केवल महज इत्तेफाक आप कहेंगे कि 2014 से पहले इस देश में कोई राष्ट्रपति दलित समुदाय से नहीं बना, कोई राष्ट्रपति जनजातीय समाज से नहीं बना, कोई प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग से नहीं बना। ये सब कुछ 2014 से शुरू हुआ। देश को पहला प्रधानमंत्री मिला पिछड़ा वर्ग से, देश को जनजातीय महिला के रूप में
राष्ट्रपति मिली, पहली जनजातीय राष्ट्रपति। इससे पहले ये क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि राष्ट्र के बारे में नहीं सोचा जाता था, पूरे समाज को समग्र दृष्टि से नहीं देखा जाता था, अपने राजनीतिक फायदे के नज़रिए से देखा जाता था। वैसे कुछ लोग नाम लेते हैं R.K. नारायण का कि दलित थे, वो दलित नहीं थे, वो दलित क्रिश्चियन थे, वो कन्वर्ट हो चुके थे, तो इसलिए उनकी गिनती दलितों में नहीं होती है। इसीलिए कांग्रेस के और सोनिया गांधी के प्रिय थे। और ये आप देखिए, दूसरा इत्तेफाक देखिए कि देश में कोई दलित राष्ट्रपति नहीं हुआ, कोई जनजातीय समाज का राष्ट्रपति नहीं हुआ, लेकिन तीन मुस्लिम समाज के राष्ट्रपति हो गए। और चौथा भी हो जाता अगर सोनिया गांधी की चलती, हामिद अंसारी के रूप में। 2012 में हामिद अंसारी को राष्ट्रपति बनवाने के लिए सारी ताकत लगा दी सोनिया गांधी ने। वो प्रणब मुखर्जी, मुलायम सिंह यादव और भारतीय जनता पार्टी, इन तीनों का मिला जुला प्रयास था कि प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने। हामिद अंसारी नहीं बन पाए, सोनिया गांधी की नहीं चल पाई। वो कांग्रेस के शासन का आखिरी दौर था, इसलिए हामिद अंसारी नहीं बन पाए, लेकिन सोनिया गांधी उनको दूसरी बार उपराष्ट्रपति बनवाने में सफल हो गई। तो कांग्रेस राजनीति को किस ओर ले जा रही थी? अब आप तुलना कीजिए, मोदी किस ओर ले जा रहे हैं। मोदी इस जातीय अस्मिता और जो धार्मिक अस्मिता है उसकी राजनीति से अलग देश को ले जा रहे हैं। दो नई तरह की अस्मिताओं पर उनका सारा जोर है, और दोनों का आधार क्या है? एक का आधार है आर्थिक। देश में जितनी भी योजनाएं बन रही हैं उनका जो लाभ मिल रहा है समाज के हर वर्ग को मिल रहा है, वो जातीय अस्मिता या धार्मिक मजहबी अस्मिता के आधार पर नहीं मिल रहा है। तो जातीय अस्मिता और धार्मिक मजहबी अस्मिता के इस नैरेटिव को मोदी ने 12 साल में तोड़ा है। अपनी लगातार 12 साल ये दिखाया है कि उनकी सरकार की जो योजनाएं हैं वो इस देश के सारे नागरिकों के लिए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस जाति समूह से आते हैं या किस मजहब या धर्म से आते हैं। लाभ सबको बराबर मिलेगा, जो उसके योग्य है, जो पात्रता रखता है उसको मिलेगा। किसको कम मिलेगा, किसको ज़्यादा मिलेगा, ये भी सरकार नहीं तय करती है। जिस वर्ग से, जिस समाज से ज़्यादा पात्र हैं उनको ज़्यादा मिलेगा। तो भले ही आरक्षण जातीय आधार पर हो, लेकिन सरकारी योजनाओं का लाभ आर्थिक आधार पर मिलना शुरू हो गया। ये पिछले 12 साल में हुआ है, इससे पहले नहीं हुआ था। इससे पहले भी लोग कर सकते थे, लेकिन उनका उसमें निहित स्वार्थ था कि ऐसा न होने पाए। दूसरा, आप जिस तरह से देखिए देश की राजनीति 2014 से बदली है। मोदी लगातार इस अस्मिता की राजनीति से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और ये इतनी रूढ़ हो चुकी है कि इसको पूरी तरह से खत्म करना लगभग असंभव जैसा लगता है। लेकिन पत्थर को भी आप तोड़ते रहिए तो एक दिन चट्टान टूटती है और उसमें दरार आती है। मोदी ने वो दरार पैदा कर दी है, ये जो अस्मिता की राजनीति है उसमें। तो एक तो मैंने बताया आर्थिक आधार, दूसरा सांस्कृतिक आधार, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का आधार। आप 2014 का चुनाव देखिए लोकसभा का, 2019 का देखिए। 2024 में वो जो जातीय अस्मिता की राजनीति वाले थे वो थोड़ा भारी पड़ गए। उसके कारण बहुत से हैं, हम लोग कई बार उस पर बात कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राज्यों के जो चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, आप देखिए महाराष्ट्र को देखिए, आप हरियाणा को देखिए, आप बिहार को देखिए, आप दिल्ली को देखिए, आप पश्चिम बंगाल को देखिए, आप असम को देखिए। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी प्रभावी थी, शक्तिशाली थी, वहां उसने इस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के नैरेटिव को तोड़ा और राष्ट्रीय अस्मिता या राष्ट्रवाद की अस्मिता को स्थापित किया। पश्चिम बंगाल में किसी ने बात की कि किस जाति के कितने वोट किसके पास हैं। असम में किसी ने बात की, दिल्ली में किसी ने बात की। बिहार में जातीय जनगणना होने के बाद भी
जाति के आधार पर वोट उस तरह से नहीं पड़े जैसे पहले पड़ा करते थे। पूरी तरह से ये खत्म हो जाएगा, कुछ सालों में हो जाएगा, ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसकी धार जितनी कुंद होती जाएगी देश के लिए उतना अच्छा है। और ये लगातार हो रहा है, इस दिशा में लगातार काम हो रहा है। तो आरक्षण 1950 में जब संविधान बना तब से आरक्षण मिल रहा है दलित समाज को और जनजातीय समाज को। उसके बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई और पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलना शुरू हुआ। तो आरक्षण की नीति ने इन समुदायों का जितना फायदा किया, जितना इनको लाभ पहुंचाया, उससे ज़्यादा 12 साल में मोदी की आर्थिक नीतियों ने पहुंचाया है। उनके जीवन में जो परिवर्तन आया है, उनके जीवन स्तर में जो बदलाव आया है, वो इन 12 सालों में केंद्र सरकार की और जहाँ जहाँ राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं उनकी नीतियों, कार्यक्रमों और उनकी स्कीम्स के कारण आया है। और आप तुलना करके देख लीजिए भाजपा शासित राज्य और जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उनमें अंतर देख लीजिए, और 3 बार की मोदी सरकार और उससे पहले की सरकारों को देख लीजिए। उनकी योजनाओं को लागू करने का जो स्केल है, जो स्पीड है, उसको देख लीजिए। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और मोदी को किस हालत में मिली थी अर्थव्यवस्था? फ्रेजाइल 5 में। कोई इकोनॉमिक पैरामीटर ऐसा नहीं था जिसको आप स्वस्थ कह सकें, जो मजबूत कह सकें। सब में कमजोरी थी। और सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ा नुकसान जो कांग्रेस पार्टी ने आर्थिक दृष्टि से कहें तो वो है बैंकिंग सिस्टम का किया। बैंकिंग सिस्टम पूरा, खासतौर से सरकारी बैंकों की बात कर रहा हूं, दिवालियेपन की कगार पर था। अगर 5 साल और आ गई होती 2014 में 5 साल के लिए कांग्रेस पार्टी, तो लगभग सारे सरकारी बैंक दिवालिया हो गए होते। आज स्थिति ये है कि सारे बैंक मुनाफे में हैं, सरकार को डिविडेंड दे रहे हैं, कर्ज दे रहे हैं इंडस्ट्रीज को, इंडिविजुअल्स को। जो दूसरे वित्तीय संस्थान हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा है, क्रेडिट ऑफटेक बढ़ रहा है, तो देश में उत्पादन बढ़ रहा है, एमएसएमई को लोन मिल रहा है, बड़े उद्योगों को लोन मिल रहा है। तो आर्थिक परिवर्तन के जरिए सामाजिक परिवर्तन लाने का जो प्रयास 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, उसका प्रभाव जमीन पर दिखाई दे रहा है। और उस प्रभाव का असर राजनीति पर दिख रहा है, चुनावों पर दिख रहा है, चुनाव नतीजों में परिलक्षित हो रहा है। लेकिन इस बात को भाजपा के विरोधी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उनको ये बात एक अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि अब इस देश में एक ही राजनीति चलेगी, और वो है आर्थिक अस्मिता की और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अस्मिता की। जो इस रास्ते का विरोध करेगा, जो इन नीतियों का विरोध करेगा, वो किनारे फेंक दिया जाएगा। जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के साथ हुआ, असम में कांग्रेस के साथ हुआ, हरियाणा में कांग्रेस के साथ हुआ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ हुआ, बिहार में आरजेडी के साथ हुआ, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। एक आध अपवाद बीच बीच में आते रहेंगे, लेकिन ये सिलसिला जो मेन स्ट्रीम है इसका, वो यही बना रहेगा कि जो आर्थिक अस्मिता की राजनीति करेगा, यानी गरीब की चिंता करेगा, गरीब के जीवन स्तर को सुधारने की चिंता करेगा, गरीब की गरीबी को कम करने या मिटाने की कोशिश करेगा, उसको तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा, उसके बच्चों के लिए नए संसाधन पैदा करेगा, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करेगा, उनके स्वास्थ्य की रक्षा की व्यवस्था करेगा, उनके भविष्य की व्यवस्था करेगा, वही राजनीति चलेगी। और ये धीरे धीरे नीचे तक पहुंच रही है। लोगों को फर्क दिखाई देने लगा है। अब जब लोगों को अंतर दिखने लगता है तो फिर लोगों के निर्णय में भी अंतर दिखने लगता है। इसलिए आप देखिए 2024 के बाद, एक झटके के बाद 2024 लोकसभा का जो झटका था, उसके बाद लोगों ने महसूस किया कि गलती हो गई। 2019 से 2024 के बीच में नरेंद्र मोदी ने, भाजपा की सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसकी वजह से मतदाता उनको सजा देता,
जो 2024 में दिया। उनको समझ में आ गया कि हमने ये जो काम किया है ये हमारे ही विरोध में जाएगा, हमारे लिए ही हानिकारक होगा, हमें ही नुकसान पहुंचाएगा। तो कोर्स करेक्शन करने में जनता ने देर नहीं लगाई। लोकसभा चुनाव के बाद जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं उन सब में देखिए परिवर्तन, आप देखिए किस तरह से हुआ है। बिल्ली के भाग से छीका टूटा, एक केरलम जो है कांग्रेस के हाथ लग गया है, उसके अलावा कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगा है किसी भी राज्य में, और ना आने वाले समय में उसके हाथ कुछ लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को लग रहा है कि देश के विभाजन की बात की जो उसकी राजनीति थी वही उसे फिर से सत्ता में ला सकती है। वो ये समझने को तैयार नहीं है कि उस राजनीति का समय चला गया। उस राजनीति का नरेंद्र मोदी ने 12 साल में रूपांतरण कर दिया है, कायांतरण कर दिया है। उस राजनीति को उन्होंने उठाकर बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया है, वो लौटकर आने वाली नहीं है। ये जो राहुल गांधी मुसलमान कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक मत बोलो, मुसलमान बोलो, कुछ हासिल नहीं होने वाला है। नुकसान के अलावा और कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस के उभरने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लगातार मजबूत होने का संकेत और संदेश दोनों मतदाता दे रहा है। अगर उसके विरोधी इसको समझने को तैयार नहीं होंगे, अपना रास्ता, अपना रवैया, अपना तरीका, अपनी नीतियां, अपनी सोच बदलने को तैयार नहीं होंगे तो परिणाम इसी तरह के आते रहेंगे। 2019 के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान और युवा वर्ग बताया था। जाति की बात उन्होंने उसके बाद से करना छोड़ दिया, जातीय अस्मिता का जिक्र करना छोड़ दिया और उसका असर देखिए, किसी भी परिवर्तन का असर तत्काल उस रूप में नहीं हो जाता जिस रूप में हम अपेक्षा करते हैं। परिवर्तन बड़ी धीमी गति से होता है, खासतौर से सामाजिक परिवर्तन, उसमें समय लगता है, उसका परिणाम आने में और समय लगता है, लेकिन परिवर्तन का प्रभाव और उसका परिणाम आना शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को इस समय जरूरत है सावधानी की, क्योंकि सावधानी अक्सर जीत के समय होती है। जब आप तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं तभी लड़खड़ाकर गिरने की आशंका रहती है। तो कदम संभाल कर और जमीन पर पैर जमा कर चलने की जरूरत है। ये जो राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है, कायदे से इसकी शुरुआत आज़ादी के बाद हो जानी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये मुश्किल रास्ता चुनने की बजाय आसान रास्ता चुना। जातीय अस्मिता और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, ये दो उसने अपनी राजनीति के मुख्य आधार बना लिए। और चूंकि और कोई राष्ट्रीय पार्टी थी नहीं उसके मुकाबले में, इसलिए इतने समय तक उसकी राजनीति चल गई। जैसे ही भाजपा के रूप में एक राष्ट्रीय पार्टी का उदय हुआ, कांग्रेस का पतन शुरू हो गया और इस पतन की रफ्तार जो है आने वाले समय में और तेज होने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपनी गलतियों को सुधारने में कोई संकोच नहीं करती, कोर्स करेक्शन करने में ज़रा भी देर नहीं करती। 2024 का जो नतीजा आया उसके बाद पार्टी ने समझ लिया कि गलती क्या हुई, कहाँ हुई, उसको सुधारने के तुरंत कदम उठाए गए। 2024 का लोकसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद अगर आपसे कोई कहता कि 2026 में सिर्फ 2 साल बाद पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है, तो आप कहते ये आदमी पागल हो गया है। लेकिन आज वो सच्चाई है और सरकार बन गई है। केवल इतना नहीं हो रहा है, महाराष्ट्र से जो सिलसिला शुरू हुआ, लगातार पार्टियों का विखंडन हो रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में बट रही है, पार्टी की पहचान खत्म हो रही है। शिवसेना जो एक समय महाराष्ट्र की बड़ी पार्टी, बड़ी राजनीतिक ताकत हुआ करती थी, वो अब उसकी पहचान एकनाथ शिंदे किससे है, उद्धव ठाकरे से नहीं है, ठाकरे परिवार से नहीं है। शरद पवार जो अपने को चाणक्य समझते थे राजनीति का, आज चाणक्य के चपरासी की भी हालत नहीं है।
ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, उनके भतीजे, उनको लगता था कि उनका राज तो कभी जाएगा नहीं। जैसे अंग्रेज़ों को भ्रम था ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी डूबता नहीं, वैसे उनको लगता था तृणमूल कांग्रेस की सत्ता का सूरज कभी डूबेगा ही नहीं। अब हाल ये है कि बदली है कि छठी नहीं रही है। बदली में भी अभिषेक बनर्जी को छाता लेकर चलना पड़ रहा है। अति हर चीज़ की बुरी होती है, और अगर आप जनता का मन न समझ पाएं जनतांत्रिक व्यवस्था में, तो इससे बड़ी भूल आपकी कोई हो नहीं सकती। जो पार्टियां टूटी हैं, बात वहीं तक सीमित नहीं रहने वाली है, और पार्टियों का नंबर लगने वाला है, सबका नंबर आएगा। और ये दिखाई दे रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रही है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं बोल रहा है, ये इस देश का मतदाता बोल रहा है कि सबका नंबर आएगा। सीधे सीधे कह रहा है, सुधरो या टूटो। तो जिन लोगों ने कहा कि हम सुधरेंगे नहीं, उनको तोड़ दिया। अब चेतावनी है जो बचे हुए हैं उनके लिए कि सुधर जाओ, नहीं सुधरोगे तो वही हश्र होगा। लेकिन इस सब में सबक भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है कि जीत किसी की स्थायी नहीं होती है। लगातार समय समय पर परिवर्तन करना, जिस कोर्स करेक्शन करना, ये ज़रूरी होता है। अपने को पुनर्नवा करते रहना ज़रूरी होता है, वरना ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, बहता हुआ पानी कभी नहीं सड़ता। तो जो बहते हुए पानी की तरह राजनीति करेगा, नीति चलाएगा, सरकार चलाएगा, उसके लंबे समय तक सत्ता में रहने की संभावना बनी रहेगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।